हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर की जीके कंप्लीशन की सीरीज में आज 10 मिनट शो में बारी है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के। और यहां से 101% आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा और यह है आपका पंचायती राज व्यवस्था। इंग्लिश में कहते हैं पंचायती राज सिस्टम। तो बेसिकली इसका क्या प्रोविजन है, क्या कौन कौन से आर्टिकल्स हमें याद रखने पड़ते हैं, क्या क्या चीजें इसके बारे में एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो सब कुछ आज हम इस वाले सेशन में देखेंगे। तो ध्यान से सुनना है आप लोगों को और याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बच्चे ये जो शब्द है पंचायती राज व्यवस्था, इसका मतलब क्या होता है ना। बेसिकली आप सभी लोगों को पता है कि हमारा देश जो है ये एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बना था तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 40, जिसे कि गांधीवादी आर्टिकल कहा जाता है। इसमें पहले से ही लिखा हुआ था कि देश में कभी ना कभी जो पंचायती राज व्यवस्था या फिर स्थानीय स्वशासन है उसे इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। अब ये लिखा तो गया है आर्टिकल 40 में, लेकिन इसे इस्टेब्लिश करने के क्रम में अगर आप देखेंगे तो सरकारों ने 1955 के बाद में कदम उठाना शुरू करे ना। तो वहीं से जो जर्नी स्टार्ट होती है पंचायती राज व्यवस्था की, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो उस जर्नी को जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली है क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, होता क्या है। तो पंचायती राज का मतलब क्या होता है बच्चे कि ग्रामीण स्तर पर है ना, जो गांव है, गांव के स्तर पर ही वहीं के लोग अपने जगह की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल सके। अब उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि उनके हाथों में कोई पावर होनी चाहिए, कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए उसके शासन कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन यानी कि हमारे यहाँ की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हमारे द्वारा ही खत्म की जाएंगी, उनका जो सॉल्यूशन है वो हम ही निकालेंगे। इसे कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। तो ये स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। और कहीं पे भी किसी भी कंट्री में अगर आप देखोगे डेमोक्रेसी है तो इस तरीके की जो सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज हैं वो वहां पे आपको जरूर देखने को मिलेंगी। उसके अलावा पंचायत का मतलब क्या होता है बच्चे? इसमें जो है आपके दो शब्द है, एक आपका 5 है, एक आपका आयत है ना। आयत का मतलब है कि 5 सदस्यों की परिषद, इसमें मैक्सिमम जो है 5 मेंबर होंगे और उनके द्वारा जो है शासन किया जाएगा। हालांकि ये नंबर डेफिनेट नहीं है, ये मैं सोच रही कि हर जगह 5 ही मेंबर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इसकी हिस्ट्री कि हमारे, जैसे मैंने आपको कहा कि सरकारों ने 1955 के बाद इस मामले में या फिर इस विषय में कदम उठाना स्टार्ट करे। लेकिन पहले भी अंग्रेजों के समय भी, उससे पहले भी प्राचीन भारत में जब आप देखते हैं तो आपको इस तरीके की बॉडीज की बात की गई है, इस तरीके की स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। देखो कहां कहां पे। सबसे पहले जो है आपका ऋग्वेद में 2 काउंसिल का जिक्र है, एक है आपका सभा और एक है आपकी समिति, ठीक है। सभा और समिति ये 2 काउंसिल्स हैं, ये कहीं ना कहीं जो है स्थानीय स्वशासन के बारे में है। उसके बाद में जो है आपका मौर्य पीरियड में जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है वहां पर भी जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं या फिर गुप्त के टाइम पीरियड के हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें पढ़ाया जाता है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रशासनिक व्यवस्था की जो सबसे निचली जो कड़ी है वो है ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत, ठीक है। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो पर्पस है वो एक ही है कि जो सबसे निचली जो यूनिट है ना किसी भी देश को बनाने वाली, यानी कि गांव, तो उस गांव के लोग अपने जगह पे जो है रूल खुद से कर पाए, है ना। तो वो होता है आपका लोकल सेल्फ गवर्नेंस या फिर कह सकते हैं हिंदी में जो हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड में जो है लॉर्ड रिपन, इनके द्वारा बच्चे सेल्फ गवर्नमेंट रिजोल्यूशन पहली बार पास किया गया था। इसीलिए भारत में स्थानीय स्वशासन का पितामह किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। फिर जो है आजादी आई है ना 1950, उसके बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया और उसके साथ में आर्टिकल 40 भी अडॉप्ट किया गया जो कि एक गांधीवादी विचारधारा का आर्टिकल है, डीपीएसपी में आता है, ठीक है। उसके बाद में इसकी जर्नी स्टार्ट होती है पंचायती राज व्यवस्था को अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पीरियड पे लागू किया जाता है, एक तरीके से प्रैक्टिकल करके देखा जाता है और वो अधिकतर जगह सक्सेसफुल रहता है। उसके बाद में जो है 1992 का समय आता है 73वां संवैधानिक संशोधन और इसके जरिए
पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है। यानी कि आज जो हम संविधान में आर्टिकल पढ़ते हैं 243 का ए, बी, सी, ये सारे के सारे पहले नहीं थे। पंचायती राज व्यवस्था को कहीं पे भी कोई भी आर्टिकल नहीं मिला था, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था। लेकिन 1992 के बाद, इस संवैधानिक संशोधन के बाद में इसमें हमारे संविधान में जो अनुसूची है, अनुसूची नंबर 11वीं, वो भी जोड़ी जाती है और बहुत सारे आर्टिकल भी जोड़े जाते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं को बच्चे हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को उस कमेटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा या फिर उस व्यक्ति के बारे में पढ़ना पड़ेगा जिसकी वजह से आज ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है बी.आर. मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जब एस्टेब्लिशमेंट हो रहा होगा तो सरकार ने सबसे पहले एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को एक काम दिया गया है कि जाओ और देखो कि हमारा जो समाज है, इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनिट्स है, वहां पर क्या सेल्फ गवर्नेंस के लिए जगह है, अगर जगह है तो किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था बनाई जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए बच्चे बी.आर. मेहता समिति बनाई गई थी, 1957 की है। ठीक है, और इनकी जो है 3 रिकमेंडेशन थी। जो मुख्य रिकमेंडेशन है, मुख्य सिफारिशें वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था होगी, सिस्टम होगी, वो 3 स्तर की होगी, 3 टियर की होगी। उसके बाद इन्होंने कहा कि पंचायतों में जो इलेक्शंस होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, है ना। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ग्राम सभा को शक्तिशाली बनाना होगा। ग्राम सभा यानी कि जो सबसे निचली यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको सबसे ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, या फिर उनको इतनी पावर देनी होगी कि कम से कम अपनी जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन निकाल सके। ठीक है, ये इनकी रिकमेंडेशंस थी। उसके अलावा बच्चे आपका इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि 3 टियर स्ट्रक्चर ये किसकी देन है, तो ये इन्होंने दिया था। ठीक है, उसके अलावा पहली बार भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संगठित रूप भी दिया गया बी.आर. मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी कमिटीज बनी है, अशोक मेहता समिति बनी है, गडगिल की समिति बनी है ना, तो बहुत सारी कमिटीज बनी है। लेकिन ये बेस है, इन्होंने क्या किया, उस बिल्डिंग का बेस खड़ा कर दिया कि इस तरीके से जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जाएगा भारत में। उसके बाद में अशोक मेहता समिति आती है, ये 1977 की है। बेसिकली इन्होंने क्या किया, इनकी जो सिफारिशें थी, इनकी सिफारिश में थी 2 टियर वाली एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 टियर स्ट्रक्चर की बात इन्होंने करी है कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। इन्होंने ग्राम सभा को तवज्जो नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने वुमेन रिजर्वेशन की बात करी कि महिलाओं के लिए 40% रिजर्वेशन होना चाहिए। इन्होंने जो है आपका पंचायतों को ज्यादा पावर्स देने की बात करी कि इनके पास में जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्ता है, वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके की रिकमेंडेशंस थी किसकी, अशोक मेहता समिति के। दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो जो बी.आर. मेहता समिति है, इनकी सिफारिशों में 3 स्तर आते हैं। अशोक मेहता की जो समिति है उसकी सिफारिश में 2 ही स्तर आते हैं। महिला आरक्षण का इसमें कोई उल्लेख नहीं था। इन्होंने कहा कि महिलाओं को लगभग 40% का आरक्षण देना चाहिए। ईयर की बात करें तो 1957 की है, अशोक मेहता वाली 1977 की है। इन्होंने प्रायोरिटी दी है ग्राम पंचायतों को और इन्होंने प्रायोरिटी दी है जिला परिषदों को। तो बेसिकली दोनों का कंपैरिजन इसलिए बता रही हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अशोक जो मेहता समिति थी, इनकी भी बहुत सारी चीजें जो है मानी गई है, जैसे कि आरक्षण आप देखते हो, है ना। तो बहुत सारी स्टेट तो ऐसे हैं जो अपने स्टेट में वुमेन्स के लिए जो सेल्फ गवर्नमेंट जो बॉडी है, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, वहां पर 50% तक आरक्षण देते हैं, है ना। कुछ कुछ है जहां पर कि मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरी सभी राज्यों में 33% है, लेकिन उसको बढ़ाया जा सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी मर्जी होती है। ठीक है, तो इन दोनों ही कमेटी का निचोड़ बना करके, फिर कह सकते हैं रिकमेंडेशंस को लागू करके, आज के दौर पे जो आप पंचायती राज व्यवस्था देख रहे हो ना, वो इन्हीं दोनों समितियों की देन है। उसके बाद जो है आपका 73वां संवैधानिक संशोधन आता है, 1992 का है ये, 1992 में ये आपका आता है और 24 अप्रैल 1992 को आया था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है इंडिया में। उसके अलावा 1 जनवरी 1993 को ये लागू हुआ था। दोनों का ईयर अलग अलग है, याद रखना। ठीक है, इसीलिए 92 में आया था और 93 में इंप्लीमेंट हुआ था। इस डिफरेंस को भी आपको याद रखना है। बाकी बचे 3 स्तरों की व्यवस्था को मैंडेटरी कर दिया गया। उसके अलावा महिला आरक्षण जो है आपका 33% जो है आपका रखा गया। इसमें बता रही हूं आपको जी 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। उसके अलावा जो है पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया, है ना। जो टोटल टेन्योर है एक पंचायत का, वो 5 साल का किया गया, इसको फिक्स किया गया। ठीक है, ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए आरक्षण की बात भी की गई। तो बेसिकली इतनी सारी चीजें यहाँ पे की गई है। और उसके बाद बच्चे आपका आता है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल
प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, आपका भाग 9 जोड़ा जाता है जो कि पहले नहीं था। आपके आर्टिकल्स 243 से लेकर के 243O तक जोड़े जाते हैं। ठीक है, अब यही जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का कि सारे आर्टिकल्स कैसे पढ़े। कुछ भी आर्टिकल एग्जामिनर आजकल एग्जाम में पूछने के लिए तैयार है ना, सारे आर्टिकल इसके इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगी एक ट्रिक के माध्यम से कि कैसे जो है आप लोगों को इन आर्टिकल्स को याद रखना है। अगर आप देखो 243 से लेकर के 243O ये सारे के सारे जो है पंचायतों से रिलेटेड है। ठीक है, अब ABCD तो सभी को आती है, ABCDEF। ठीक है, उसी से रिलेट करके आपको उस प्रोविजन को याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले 243 है, इसमें डेफिनेशन है। अब 243 का A है तो ये जो लेटर है A, इसी से जो है आपको इसकी पूरी डेफिनेशन को पकड़ना है। कैसे? A4 होता है आपका असेंबली। ठीक है, असेंबली यानी कि ग्राम सभा की बात की गई है यहाँ पे। B का मतलब है आपका बनाना, है ना, संगठन, कॉन्स्टिट्यूट करना है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है आपका कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, कैसे ग्राम सभा बनेगी, उसकी बात यहाँ पे की गई है। C का मतलब है कंपोजिशन यानी कि संरचना इसकी क्या होगी। D का मतलब है दलित यानी कि आरक्षण की बात की गई है। E का मतलब है अवधि यानी कि 5 साल का टेन्योर होता है। ठीक है, F का मतलब है फेल यानी कि अयोग्यता क्या होगी। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन कैसा होगा। G का मतलब है यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, गोली खा करके शक्ति आई, पावर आई। ठीक है, तो यहाँ पे है पंचायतों को दी गई पावर यानी कि शक्तियां, उनके अधिकार क्या है, उनकी पावर्स क्या है। उसके बाद में H का मतलब है आपका हाउस टैक्स यानी कि कर लगाने का अधिकार। उसके बाद I है आपका इनकम यानी कि फाइनेंस कमीशन। आपको पता है कि पंचायतों के लिए या फिर जो भी हमारे स्थानीय स्वशासन है उनके लिए अलग से फाइनेंस कमीशन होते हैं। जो हमारे देश का फाइनेंस कमीशन है वो इसमें इंटरवीन नहीं करता है। हर राज्य का अपना क्या होता है, वित्त आयोग होता है। ठीक है, J का मतलब है जांच यानी कि संप्रेक्षा यानी कि आपका इन्वेस्टिगेशन आता है। K में आपका क्या आता है, किसके चुनाव, किसके चुनाव, किसकी बात हो रही है, पंचायत की। तो पंचायतों का चुनाव कहां पे आता है, K में आता है। उसके बाद L है आपका, L से आपको याद रखना है लेफ्टिनेंट गवर्नर। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पोस्ट होती है वो होती है आपकी यूनियन टेरिटरी में। कहां पे, यूनियन टेरिटरी में। तो यूनियन टेरिटरी में पंचायती राज व्यवस्था को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसका जो एक्सटेंशन है स्टेट टू यूनियन टेरिटरी, उसको जो है आपका बताया गया है 243 के L में। M में आपका क्या बताया गया, मॉडिफिकेशन, चेंजेस जो आपके होंगे वो यहाँ पे है। उसके बाद में N आपका क्या है कि जो भी बचे आपके जो कानून है जो 1992 से पहले 73वें संवैधानिक संशोधन से पहले जो पंचायतें बन गई हैं पर जो कानून बन गए हैं उनको अभी कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगर कोई भी जो है संशोधन आता है जो कि उसको चेंज करता है, खत्म करता है, तब वो आपके खत्म हो जाएंगे, लेकिन बिना कानून के पास हुए उनको नहीं खत्म किया जाएगा, वो जो कि त्यों कंटिन्यू रहेंगी। उसके बाद आता है आपका O में आपका क्या है बच्चे की, जो न्यायालय है ना, न्यायालय इस में जो आपके चुनाव है यानी कि पंचायती से रिलेटेड जो आपके चुनाव है उसमें कोई भी चीज में जैसे कि डिलिमिटेशन है ना, जो आपके पंचायत में कोई भी आपकी विवाद हो जाता है तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है उनके द्वारा हस्तक्षेप यानी कि इंटरवेन नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि ये सारे के सारे आर्टिकल्स है 243 से लेकर के 243O तक, जिसमें कि पंचायतों के बारे में बताया गया है। एक बार इनको जरूर पढ़ लेना बच्चे। और बाकी हम बार बार जो थ्री टियर की बात कर रहे हैं, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर जो है आपका जिला परिषद है, उस पे उसके बाद में जो है आपका पंचायत समिति है, उसके बाद में जो है आपका ग्राम पंचायत आता है और ग्राम पंचायत के अंदर ही बच्चे आपकी ग्राम सभा आती है। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का मतलब क्या है, ग्राम पंचायत मतलब है पूरा का पूरा विलेज, इसके अंदर अलग अलग गांव आ सकते हैं, कहीं पे 2 कहीं पे 3 इतने गांव आ सकते हैं। और ग्राम सभा का मतलब क्या है, ग्राम सभा का मतलब है कि एक गांव के वो लोग जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल है, जिनकी उम्र 18 से ऊपर की है। ठीक है, तो उन एलिजिबल लोगों को मिलाकर के जो आपकी कम्युनिटी बनती है ना उसको एक ग्राम सभा कहा जाता है। तो ये क्या है, एक डिफरेंस है, इसको आपको याद रखना है। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ग्राम पंचायत, इसकी अगर हम बात करें, इसके हेड कौन होते हैं बच्चे, इसके हेड होते हैं आपके सरपंच। ठीक है, उप सरपंच जो है इसके बाद आते हैं डेप्यूटी चीफ के रूप में काम करते हैं। ग्राम सचिव, ग्राम सचिव क्या काम करते हैं, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है, इनको अपॉइंट किया जाता है सरकार के द्वारा। इसके इलेक्शन इसके जो है परीक्षाएं होती हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी कमीशन है उनके द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। ग्रुप सी लेवल की परीक्षा होती है, उसमें जो उत्तीर्ण होगा वो यहाँ पे जो है ग्राम सचिव बन जाएगा। ठीक है, पंचायत वाले सचिव जी तो आपको याद होंगे, तो यही है वो पोस्ट, है ना। तो इनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं
नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो दो है सरपंच उप सरपंच, इनको इलेक्ट किया जाएगा, इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, ठीक है, और इनको क्या करना पड़ेगा, परीक्षा पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है, आपका प्रशासनिक अधिकारी है। सदस्य इसमें जो है आपका 5 से 15 तक हो सकते हैं, obvious बात है कि पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा सदस्य होंगे, अगर कम है तो कम होंगे, ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो 5 साल का होता है। 5 साल के बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो ग्राम प्रधानी है उसके इलेक्शन होते हैं। उसके बाद बचे आपका काम की अगर हम बात करें, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, जल है, स्वच्छता है, कृषि विकास है ना, ये इनके बेसिक काम मैंने आपको बताए हैं। बाकी ये कितने टॉपिक पे काम करेंगे या फिर कितने टॉपिक से रिलेटेड इनके पास में शक्तियां हैं, पावर है, वो बताए गए हैं आपके 11वीं अनुसूची में, जिसके बारे में कल मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो जो 11वीं अनुसूची है उसमें टोटल है 29 सब्जेक्ट। इन 29 सब्जेक्ट पे पावर दी गई है हमारी पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को, ठीक है, याद रखना बच्चे। उसके बाद एक अधिनियम आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है आपका पैसा अधिनियम, ठीक है। पैसा अधिनियम बेसिकली आपका क्या है, द पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 का ही एक्ट है। तो जब बच्चे पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा इसको मिल गया है ना, ये अधिकतर भारतवर्ष में जो है इंप्लीमेंट हो गया, लेकिन फिर भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर कि ये इंप्लीमेंट नहीं है, या फिर वहां पर यानी कि जैसे शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया है वहां पर ऐसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो उसको लेकर के एक अलग से कानून बना है, ठीक है। इसमें आपका क्या है, भारतीय संविधान का जो भाग 9 है, इन प्रावधानों को भारत के अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूचित के क्षेत्रों तक विस्तारित करता है, यानी कि इसको यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो जितना भी शेड्यूल ट्राइब है जो कि आपका अनुसूची 5 में आता है, वहां पर पंचायती राज व्यवस्था को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग सा कानून है। इसमें क्या क्या बचे आपके प्रावधान है, सबसे पहले है आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण आधे से कम नहीं होगा, 50% से कम नहीं हो सकता। पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित होंगी। एक तो आपका ये है। खनन अनुमति और सिफारिशें ग्राम सभा से प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। अगर कोई भी फॉरेस्ट रिलेटेड काम करना है, माइनिंग वाला काम करना है, मतलब कि नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करना है, तो वहां की ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो है यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा प्रोविजन है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि अपवाद क्या है, कहां कहां पर ये पैसा नहीं लगता है, तो इनको आपको याद रखना बच्चे। ये जो आपके भाग है ना, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, अपवाद याद रखना, पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पर जिला परिषद मौजूद है, मतलब कि 3 टियर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो है जिला परिषद है, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शन है इनको भी आपको याद रखना है। कौन कौन से स्टेट है, नागालैंड है, मेघालय और आपका मिजोरम है, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, ठीक है। इसको आप लोगों को याद रखना है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसे अभी अभी याद करने में सक्षम नहीं है, मतलब पूरा याद नहीं हो पा रहा है, तो इसकी पीडीएफ बच्चे आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ग्रुप में जो है खुद को ज्वाइन कर लेना, स्कैन करोगे तो यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। उसके अलावा मेक इट इजी मैकेनिकल, ठीक है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, मॉक टेस्ट आपको देने हैं, हिंदी और जीके दोनों के मॉक टेस्ट आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट दीजिए क्योंकि जो समय है आपका बहुत जल्दी जो है आपका पास हो रहा है, ठीक है। और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, अभी बहुत ज्यादा समय हमारे पास में नहीं है ना, अब सिर्फ जो है 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने में जितना हो सकता है मॉक टेस्ट दीजिए, खुद को जो है टेस्ट कीजिए, खुद की नॉलेज को टेस्ट कीजिए और अपनी जो कमियां रह गई हैं उसे खत्म करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, सुधारने की कोशिश कीजिए। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको इसी सीरीज के किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।